वोट प्रतिशत है वो बहुत कम है, इसको कैसे हम सुधार पाएंगे। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। एक नई विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर के लोकदल पार्टी को मजबूत करेंगे। जो इनेलो का जो विभाजन हुआ उसके सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ और इस विभाजन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन शख्स है? सबसे पहले ये कहा था कि आपस में मत लड़ो, ये मुख्यमंत्री का फैसला तो बाद में कर लेंगे, हमें एक के नेतृत्व में लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या कारण रहे कि जो है इनेलो जो है पीछे रहेगी और 11 महीने पुरानी जो है जेजेपी शाखा जिस प्रकार से गुहाना की रैली में उदंगबाजी हुई, ओम प्रकाश चौटाला को बोलने दिया और भी नेताओं को नहीं बोलने दिया, तुरंत से एक्शन लिया गया। तो उन्होंने कहा कि हम तो बेचारे थे, हमें बाहर निकाल दिया घर। ये दौर भी बदलेगा, लोकदल पार्टी में लोग शमूलियत करेंगे। बहुत से राजनेता इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार से स्कोर हो, किस प्रकार से वोट प्राप्त हों और फिर हम लोकदल पार्टी में। हरियाणा की सियासत में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। हरियाणा में आईएनएलडी ने अपने प्रदेश की जिम्मेदारी एक ऐसे नेता को सौंपी है जो नेता लगभग 40 साल की सियासत का अनुभव रखता है, जो अपने इलाके में बड़ा जनाधार रखता है और पूरे प्रदेश की जनता के लिए वो जाना पहचाना नाम है। इन नेता के ऊपर ही आईएनएलडी का भविष्य तय करेगा, क्योंकि प्रदेश की जिम्मेदारी सबसे खास है। प्रदेश की जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में पार्टी को ऊपर उठाने की है और प्रदेश की जिम्मेदारी आगे विधानसभा चुनाव में पार्टी को आगे लेकर जाने की है। हम बात कर रहे हैं रामपाल माजरा जी की। रामपाल माजरा जी के साथ हम आज बातचीत करेंगे और उनसे सारे सीधे, सारे उल्टे, सारे टेढ़े सवाल पूछने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी सियासत आज कहां पर खड़ी है, आज आईएनएलडी कहां पर खड़ी है और भविष्य आईएनएलडी का कैसा है। माजरा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवरान साहब। माजरा जी, आईएनएलडी में आप दोबारा से घर वापसी कर गए हैं, तो ये घर वापसी जो है मंजूरी की रही, मजबूरी की रही या खुद की इच्छा की रही? समय बहुत बलवान है। इंडियन नेशनल लोकदल तो मेरा पुराना ही घर है। कुछ परिवार में भी इस तरह के मतभेद हो जाते हैं, उन्हें बुलाया जाना ही समय के अनुसार ठीक होता है। मैंने इस बात को महसूस किया कि मेरे पुराने नेता, पुराने साथी सब इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, मेरा परिवार है और मेरे कोई उनके साथ कटु अनुभव भी नहीं रहे। मेरा उनके पास दुख सुख में जाना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला का मेरे घर आना और मेरा उनके घर जाना निरंतर बना रहा और हम सामाजिक दायित्व भी आपस में निभाते रहे। अगर मेरे घर में कोई खुशी थी, कोई गमी थी या उनके घर में कोई खुशी थी, गमी थी, हम एक दूसरे के आते जाते रहे। और ऐसे दौर में मैंने वो रास्ता नहीं चुना कि जो मौज मस्ती का हो, ऐश लेने का हो या कोई किसी प्रकार का ये लगे कि लोगों को भी कि इसने कोई स्वार्थवश किया है। मैंने आज भी संघर्ष का रास्ता चुना है। ज़िंदगी में लंबे समय तक संघर्ष किया, उन्हीं के साथ मिले जुले रहे, उनके साथ साना बसाना होकर के हरियाणा प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। इसलिए मैंने उचित समझा कि कोई मजबूरी तो नहीं थी, यहाँ पे चुनाव हो रहा है और मैं इस वस्तु स्थिति लोकदल पार्टी की समझता था। फिर भी मैंने ये सोचा कि अभय सिंह चौटाला ने चुनाव मैदान में कूद करके ये साबित कर दिया कि हम चुनाव लड़ने में सक्षम है और फिर मैंने भी ये सोचा कि ऐसे दौर में उन्हीं की मदद करने का हमारा दायित्व है और मैंने उनसे कहा कि आप चुनाव लड़ो, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं तो आपकी मदद कर दूंगा। तो उन्होंने तुरंत से अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर लिया और यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया, जिससे मैंने ये सोचा मैं इससे अलग थलग नहीं रह सकता। मैंने मदद तो उन्हीं की करनी थी, तो मैंने इंडियन नेशनल लोकदल में जाने का फैसला किया। ये नहीं लगता माजरा जी, जो आपको जिम्मेदारी अब दी गई है, ये जिम्मेदारी आज से 10-15 साल पहले भी आपको मिलनी चाहिए थी? ये ठीक है, ये समयाधीन बात है। पहले भी मेरे साथी जो भी रहे हैं वो मेरे बहुत नज़दीक रहे और मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष नहीं हूँ। उनके होते हुए भी मैं ये महसूस करता था कि जो भी मैं बात उनको कहता था वो मेरी बात माना करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेरी बहुत इज्जत करते थे, प्रदेश के अध्यक्ष मेरी बहुत इज्जत करते थे। जो मैं फैसले करता था वो उस पर प्राय मोहर लगाते थे। यूँ तो सारे परिवार में एक आदमी की, एक परिवार के सदस्य की भी सारी बातें नहीं मानी जाती, कोई ना कोई रह जाती है, मुड़ जाती है, परंतु ज़्यादातर राजनीतिक फैसलों पे मेरी ज़रूर राय लेते थे। इसलिए मैंने ये सोचा
कि यहीं पे जाना ठीक है। माजरा जी, सभी लोग जानते हैं कि आज इनेलो गर्दिश के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या नजर आती है? सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती तो पिछला रिकॉर्ड है कि वोट स्कोर कम रहा था, और उसी को लेकर के प्राय वाद विवाद चलते रहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पहले जो प्राप्त वोट प्रतिशत है वो बहुत कम है, इसको कैसे हम सुधार पाएंगे। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। मैं पुराने साथियों पे जाऊंगा जो चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के साथी रहे हैं, उनसे मिलूंगा, उनको जोड़ूंगा और नए साथियों को भी जोड़ करके हम एक नई विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर के लोकदल पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं ये समझता हूँ अब की बार आप देखेंगे कि ये स्कोर कहाँ पहुँचता है, कितना वोट प्रतिशत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लेती है और कीर्तिमान स्थापित करती है। माजरा जी, इनेलो से आप या देवीलाल परिवार से आप पिछले लगभग 40-42 सालों से जुड़े हुए हैं। जो इनेलो का जो विभाजन हुआ, उसके सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ और इस विभाजन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन शख्स है? सबसे ज़्यादा मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें एक हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही थी। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि आपस में मत लड़ो, ये मुख्यमंत्री का फैसला तो बाद में कर लेंगे, हमें एक के नेतृत्व में लड़ाई लड़नी चाहिए। जब हमने जल युद्ध छेड़ा हुआ था, और मैं इस विभाजन के पीछे किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं मानता, इसमें भारतीय जनता पार्टी दोषी है। उसने जब जब भी चाहा कि क्षेत्रीय दलों को इसी प्रकार से विभाजित करने का काम किया, तोड़ने का काम किया। महाराष्ट्र की शिवसेना उनकी बहुत पुरानी सहयोगी पार्टी रही थी, उसको तोड़ दिया। अकाली दल को तोड़ दिया। आपको पता है अकाली दल के कितने टुकड़े किए, जबकि इनका सहयोगी दल था। इंडियन नेशनल लोकदल भी इनका सहयोगी दल था। केंद्र में प्राय जब भी लोकसभा जीत के जाते तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते, और इसके भी टुकड़े करने में अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही। उनकी बातों में कौन आया? भारतीय जनता पार्टी ने जो इनके साथ डील की होगी, सबको पता है वो कौन है और कौन नहीं। इस बात का फैसला लोगों के दिल में हो चुका है। माजरा साहब, क्या कारण रहे कि जो है इनेलो जो है पीछे रहेगी और 11 महीने पुरानी जो है जेजेपी से आगे निकल गई? वो उस वक़्त में इस प्रकार से निर्णय लिया गया कि उसे मैं जल्दबाजी कहूँगा। जिस प्रकार से गोहाना की रैली में हुड़दंगबाजी हुई, चाहे ओम प्रकाश चौटाला को बोलने नहीं दिया और भी नेताओं को नहीं बोलने दिया, तुरंत से एक्शन लिया गया। तो उन्होंने कहा कि हम तो बेचारे थे, हमें बाहर निकाल दिया, घर हमारा था, हमसे वो घर भी छीन लिया। 100 तरह की बातें लोगों में कही, लोगों की हमदर्दी उनकी तरफ गई। और कुछ जिताऊ कैंडिडेट दूसरी पार्टियों में थे, उनकी निगाहें उनकी तरफ थी, उनको टिकट उनकी अपनी पेरेंट पार्टी से नहीं मिल रहे थे, तो इन्होंने तुरंत से उनको लपका और अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट दे दी। वो जीत तो अपने आप ही रहे थे, इनकी मोहर लग गई, यानी कि जेजेपी की मोहर लग गई। परिणाम आपके सामने है कि वो भावनाओं से नहीं जुड़े थे, वो सिद्धांतों से नहीं जुड़े हुए थे। आज उसी पार्टी के 5-6 विधायक उनसे बागी हो गए, इसी वजह से हुए क्योंकि वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा किया था केवल चुनाव जीतने के लिए। और परिणाम आपके सामने है कि आज जेजेपी में विभाजन हो रहा है। चाहे वो आप इसको आधिकारिक तौर से ना माने, परंतु नॉन ऑफिशियल आपस में पार्टीशन हो चुका है। अगर हम पार्टियों की बात करें तो इस पार्टी में आपने देखा है कि सारी की सारी पार्टियां आज के दौर में हरियाणा की सियासत में सत्ता का दावा कर रही हैं। तो इनेलो प्रदेश अध्यक्ष तौर पे आप क्या सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव में आप 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इन चुनाव में इनेलडी कितना परफॉर्मेंस करेगी? समय बहुत बलवान है। मैंने वो दौर भी देखा है जब भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपी होते थे और आज उनकी 300 से ज़्यादा स्ट्रेंथ हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी 2 एमपी होते थे। समय बदला, वो दौर निकला और नए दौर में आए तो भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में फहराया। आज ये सही है आपकी बात कि इंडियन नेशनल लोकदल को लोग कम मांगते हैं और वास्तविकता भी है, परंतु ये दौर भी बदलेगा। लोकदल पार्टी में लोग शमूलियत करेंगे। बहुत से राजनेता इंतज़ार कर रहे हैं कि किस प्रकार से स्कोर हो, किस प्रकार से वोट प्राप्त हों और फिर हम लोकदल पार्टी में जाएं। आप देखेंगे कि
एक ये निर्णायक लड़ाई है। इसमें भले ही एनडीए है, इंडिया है और लोकदल पार्टी अलग से है, मैं ये मान के चलता हूँ फिर भी इसके बावजूद भी हमारे कैंडिडेट बहुत दमदार होंगे, बहुत ही जुझारू होंगे। वो जब चुनाव लड़ेंगे तो सारी पार्टियों से आगे निकल करके वो आएंगे और ये अंदाज़ा कर लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी वोट प्रतिशत ज़्यादा होगी, हम सीटें जीतेंगे और लोकसभा में हमारे उम्मीदवार जीत करके जाएंगे। आपने देवीलाल परिवार के साथ पिछले 42 साल से काम किया है। आपने देवीलाल जी के साथ काम किया, चौटाला साहब के साथ काम किया और अभय सिंह के साथ काम कर रहे हैं। इन तीनों की अलग अलग शख्सियत में आप क्या फ़र्क देखते हैं? चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़े युग पुरुष थे। वो सबके मान्य नेता थे। सारी जाति, सारी बिरादरियां सब उनको मानती थी और उन पे विश्वास करती थी। चौधरी देवीलाल जैसे त्यागी पुरुष जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ दिया था, वो कभी भी कोई लालच नहीं करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला संगठन करता थे, वक्ता थे और उसके साथ साथ वो अपने बलबूते पे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। अभय सिंह चौटाला उस दौड़ में हैं। मैं समझता हूँ उन्हें और परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पार्टी को संगठित करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और ये भी एक दिलदार नेता हैं। इनको भी देखता हूँ मैं हरियाणा विधानसभा में जिस प्रकार से वो बोलते हैं तो सारी विधानसभा क्षुब्ध हो जाती है, उनकी तरफ देखती है। इनके ये फैसले हैं जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं कि किसानों के लिए जब कानून आए और उन्होंने विरोध किया तो उसके खिलाफ भी उन्होंने हरियाणा विधानसभा से इस्तीफ़ा दे करके लोगों में तहलका मचा दिया था कि भाई ऐसा भी एक विधायक है जिसने अपना पद छोड़ दिया और उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गए थे। अब भी इनका ऐसा ही फैसला है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से एकदम से निर्णय ले लिया कि यहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा, जबकि इस प्रकार की कोई बात पहले नहीं थी। इन बातों से काफ़ी लोग प्रभावित हैं। माजरा जी, आपके पास विकल्प दो और भी थे। केंद्र की सत्ता में बीजेपी है, हरियाणा की सत्ता में बीजेपी है, कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी दल है, सरकार आने के दावे भी करती है। तो ऐसे में दो बड़ी पार्टियों के बजाय आपने गर्त में जा चुकी इनेलो को ही चुनने का काम क्यों किया, फैसला क्यों लिया? संशय की स्थिति थी कि बीजेपी से तो आए ही थे और कांग्रेस में कभी गए ही नहीं, तो वहाँ पे मेरा कोई दावा था नहीं। और कांग्रेस पार्टी के साथ निरंतर हमारा आपस में मतभेद रहे हैं। हमने उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, लंबे अंतराल तक उनके साथ ही हम चुनाव भी लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और मेरे इनसे अच्छे संबंध थे। मैंने ये सोचा कि संशय की स्थिति में ना रह करके फैसला हमें भी लेना चाहिए। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पुरानी पार्टी है, हमारे परिवार है, परिवार में एक आध बार मतभेद हो जाते हैं, उनको बुलाया जा सकता है और मैंने इसलिए निर्णय लिया कि पुनः उसी पार्टी में जाया जाए। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहली चुनौती आपके सामने ये कुरुक्षेत्र का महाभारत जीतने की है। पार्टी यहाँ पर कितना परफॉर्मेंस करेगी? आपकी अगुवाई में, आपके अध्यक्षता में इनेलो पार्टी इस पार्लियामेंट चुनाव में कुरुक्षेत्र सीट पर क्या कुछ दमखम दिखाने की संभावना रखती है? मैंने देश की पार्लियामेंट का चुनाव 77 से देखा हुआ है और 77 के बाद इतने ही चुनाव हुए हैं लगभग मैंने भागीदारी की है और 5 बार लोकदल पार्टी यहाँ से जीती है। अब भी उम्मीद करता हूँ कि अभय सिंह चौटाला अब की बार चुनाव मैदान में उतरे हैं तो ज़रूर से ज़रूर जीतेंगे और हम सब मेहनत करेंगे। और ये तो ठीक है कि बहुत से साथी कार्यकर्ता निष्क्रिय होकर घर बैठे हैं, उनको सक्रिय करना चुनौती है, नयों को जोड़ना चुनौती है, पुरानों को मनाना चुनौती है, पर फिर भी मैं ये समझता हूँ सबको मेहनत करके साथ जोड़ लेंगे और एक अच्छा चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान चुनाव में आप अपनी परिवार की दूसरी पार्टी जेजेपी को अपने मुकाबले में कहाँ देखते हैं? मैं ये समझता हूँ पूरे प्रदेश में अगर आप भ्रमण करके पूछेंगे, यहाँ पे जेजेपी का आधार नहीं रहा, क्योंकि किसानों के आंदोलन को भी बुरा भला कहा गया और किसान
उस आंदोलन में हर बच्चा बूढ़ा जवान जूझ रहा था। 3 काले कानून आए थे, जिसमें एमएसपी ख़त्म होने की बात थी, जिसमें असीमित भंडारण बड़ी कंपनियों को करने की इजाज़त थी, जिसमें भूमालिका हकदार बड़ी कंपनियां करने की थी। उनका विरोध में पूरा देश का किसान एकत्रित था, टोल प्लाजाओं पर बैठा था, 780 से जाने चली गई, दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे। तब उन्होंने इस तरह की बातें कही जो समाज में बर्दाश्त नहीं हो पा रही। और आज मैं मान के चलता हूँ, सरकार के साथ कोई भी भागीदारी कर ले, उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हो जाती है। ये सत्ता विरोधी लहर है। और इनकी जो रिपोर्ट कार्ड आए हैं वो बीजेपी का, जेजेपी का जो सर्वे आए हैं उनमें नेगेटिव आई है, नकारात्मक आया है, जिसकी वजह से गठबंधन टूटा है। और अन्यथा तो ये मान के चलो ये चल ही रहा था। और इसमें जिस प्रकार का माहौल था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं था, स्कूलों में मास्टर नहीं थे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, सड़कें टूटी पड़ी थी, जल घर जल बिन सुनने थे, आपके सामने बिजली घर बिजली बिन सुनने थे, किसान ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए त्राईमान कर रहा था, ये नौबत खड़ी कर दी, परिवार पहचान पत्र बना करके इससे बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही थी, पीले कार्ड काटे जा रहे थे। जनता बहुत परेशान है, सारे कर्मचारी परेशान हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने की इन्होंने कही थी, वो बहाल नहीं करी। और इन्होंने तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, दोनों पार्टियों की एक भी मीटिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से मिनिमम प्रोग्राम लागू करने में ये असफल रहे। माजरा साहब, बीजेपी ने जो सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए अब मुख्यमंत्री का बदलाव कर दिया, खट्टर साहब की जगह अब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो इसका क्या असर पड़ेगा? सत्ता विरोधी लहर जो बहुत तेज है, बहुत आक्रोशित लोग हैं, केवल चेहरे बदलने से नहीं, सरकार की चाल बदलने से तो संतुष्टि हो सकती है। वो समय निकल गया, अब समय बचा ही नहीं इस मंत्रिमंडल के पास अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। और जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका तो कहना ही क्या है लोकप्रियता का। उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद के चुनाव में 4थे नंबर पर आई और जमानत जब्त हो गई। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि ये भी डम्मी मुख्यमंत्री है, कारगुजारी तो सारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बीजेपी के साथ आज के संबंधों में जहां जेजेपी अलग हो चुकी है, वहीं आईएनएलडी ने अब अपना नया सरदार रामपाल माजरा के तौर पर प्रदेश में बना दिया है। अब देखने की बात यही रहेगी कि लोकसभा चुनाव में रामपाल माजरा अपने ही घर में, अपने ही गढ़ में क्या अपने पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला की नैया पार लगाने का लक्ष्य हासिल करते हैं? क्या वो अपनी पार्टी को दोनों बाकी की पार्टियों के मुकाबले में सत्ता की दावेदार बनाते हैं? क्या वो अपनी पार्टी को पुराने दौर की बुलंदी पर लेकर जाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब अगले चुनाव देंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया माजरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शरण साहब।